नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप चर्चा करने वाले हैं आज ग्रेटा थनबर्ग के बारे में। हाल ही में सुर्खियां हैं कि इन्हें बाल से खींच करके डिटेन किया इजरायलियों ने। अब ये हैं कौन, अगर आप जानते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज इनके बारे में जितना मीडिया कवरेज है शायद वो कम ही रह गया होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिन्हें दुनिया के द्वारा रिकॉग्निशन अब तक का सबसे बेस्ट अगर एक्टिविस्ट को कहा जाए शायद वैसा मिला हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपने 15 साल की एज में स्वीडन के अंदर पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की, जिसके चलते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसा संस्थान हो या फिर टाइम मैगजीन, उन सब ने इन्हें अपने कवर पेज पर रखा। पर्सन ऑफ द ईयर रह चुकी ग्रेटा थनबर्ग, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात के लिए मिला कि ये इतने कम समय में, क्योंकि आपने 15 साल की एज में एक्टिविज्म शुरू कर दिया था पर्यावरण को बचाने के लिए, उन्हें हाल ही के समय पर, मतलब जिनको बहुत सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके साथ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की आप ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं, आप नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, जिसके लिए ट्रंप लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपने अपने द्वारा तमाम ऐसे कार्य किए कि अपने पुरस्कार से अगर कोई राशि मिली तो उसे पर्यावरण के लिए या फिर जरूरतमंदों के लिए दान किया। फिलहाल अपनी इस तस्वीर के कारण सुर्खियों में है, जिसमें कहा जा रहा है कि इनके बाल पकड़ करके इन्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया गया। सुर्खियां बनती हैं कि ड्रैग्ड बाय हेयर रैप्ड इन इजरायली फ्लैग, इन्हें बालों से पकड़ करके ले जाया गया, इनको चारों तरफ इजरायली झंडे में लपेटा गया। ऐसा कहां हुआ, ऐसा क्या हुआ, आज के सेशन में इस पूरे विषय का जिक्र करेंगे, क्योंकि तस्वीरें इस तरह से निकल कर आ रही हैं अखबारों के माध्यम से कि इनके साथ इजराइल ने बर्ताव कैदी की तरह किया। ये एक्टिविस्ट थी, साथ ही साथ में इन्हें उस जेल में रखा जिस जेल में खटमल थे। उनके साथ में जो बर्ताव हुआ, इस पर दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। आज के सेशन में इस पूरे कहानी को विस्तार से समझेंगे कि कहां से कैसे सब शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर यह कोर्स कराया हुआ है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और घर बैठे अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी किताबें अपनी पाठशाला एप्लीकेशन या यूट्यूब से ऑर्डर कर सकते हैं। स्टोर ऑप्शन के अंदर हमने ऑप्शन दिया हुआ है। साथियों, इजराइल ने स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को पर्यावरण को बचाने के लिए, जो कि दुनिया भर में जानी जाती हैं, फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए जानी जाती है, कि ये 15 साल की उम्र में ही इसलिए चर्चा में आई थी कि ये स्कूल जाना छोड़ करके बैठ जाया करती थी पार्लियामेंट के बाहर और वहां पर क्लाइमेट बचाने को लेकर के अवेयरनेस फैलाती थी। एक तरह से धरना प्रदर्शन करती थी, एक्टिविज्म करती थी, लोगों को मोटिवेट करती थी। धीरे धीरे बहुत से बच्चों ने इन्हें इसी प्रोसेस के लिए ज्वाइन किया। फ्राइडे, बाकायदा इन्होंने फ्राइडे फॉर फ्यूचर नाम से अपना कार्यक्रम शुरू किया। बच्चे निकल करके प्रोटेस्ट करने लगे। इन्होंने कई जगह, इवन यूएन में जब इनका भाषण हुआ तो इन्होंने वहां के राजनेताओं को कहा कि हाउ डेयर यू, मतलब आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप हम जैसे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आप दुनिया के लोग कैसे सोचते हैं। इस वजह से ये सुर्खियों में बहुत रही हैं और इनके पर्यावरण के प्रेम के चलते और दुनिया भर को पर्यावरण के नाम पर जिस तरह से ये चेतावनी देती रहती हैं, उनको समझाती रहती हैं, उसके लिए ये अपने क्षेत्र में काफी विख्यात हैं। फिलहाल आप चर्चा में फिर इजराइल के केस में कैसे आ गई, इजराइल ने कौन सा पर्यावरण प्रदूषण कर दिया। इनके अनुसार इजराइल का पर्यावरण प्रदूषण नहीं, उन्होंने जो फिलिस्तीनियों के साथ किया वो गलत है। यानी कि अचानक आप पर्यावरण से शिफ्ट होकर के एक वॉर के ऊपर फोकस कर दी, जहां पर पूरी दुनिया का अट्रैक्शन था, अटेंशन था, क्योंकि दुनिया कहीं ना कहीं जिस चीज से बहुत आकर्षित थी वो ये कि ये इजराइल कर क्या रहा है, अटेंशन इस बात का कि फिलिस्तीनियों के साथ कौन खड़ा है। बस इन्हीं का इन्होंने पूरा लाभ उठाते हुए अपनी तरफ से अपने मुहिम को मोड़ दिया इस पूरे दरमियान, कि मैं जर्नलिज्म के तरह या फिर मैं एक्टिविस्ट की तरह बातें करूंगी केवल इजराइल और पैलेस्टाइन पर। इन्होंने अपना विषयांतर कर दिया। आइए उसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। साथियों, थोड़ा सा मैं आपको मैप के बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि आज के इस पूरे सेशन में इस मैप का बहुत यूज होने जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा आप इसे समझ लेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। देखिए, ये जो धरती के मध्य में समुद्र दिखाई दे रहा है, इसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग पूरा यूरोप टांग लटकाए खड़ा हुआ है, जिसमें आप इटली को देख सकते हैं। इटली को दिमाग में रखिएगा, स्पेन को रखिएगा, ये सब वो जगह है जो समुद्र में कहीं ना कहीं पांव लगाए बैठे हैं। ये जो भूमध्य सागर है, ये इस तरह से यहां से अटलांटिक सी से जुड़ा हुआ है इस स्ट्रेट के माध्यम से। कमेंट में बता सकते हैं कि इस स्ट्रेट का नाम क्या है। सबसे पहले बताने वाले को मैं सबसे पहले लाइक कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहां से नीचे की तरफ अगर आप चलते हैं तो ये अफ्रीका है। अफ्रीका और
यूरोप के मध्य का जो ये समुंदर है, ये जो समुद्र आपको महासागर के रूप में दिख रहा है, इसे भूमध्य सागर कहते हैं। इस भूमध्य सागर से बहुत सारा व्यापार होता है स्वेज कैनाल के माध्यम से अरब सागर से, यानी कि हमसे। भूमध्य सागर से स्वेज कैनाल, फिर लाल सागर और फिर लाल सागर से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सॉरी यहाँ से बाबे मंडल से होते हुए अरब सागर के अंदर आकर व्यापार भारत के कोस्ट तक पहुंचता है। ठीक है। चर्चा में फिलहाल मैं इसको क्यों ले रहा हूं कि इसी भूमध्य सागर के पूर्व में यानी कि इस तरफ आपको इजराइल दिखाई पड़ता है और इसी इजराइल के ही किनारे पर बसा हुआ यहां पर है गाजा। गाजा को समुद्र की सीधी एक्सेस है, यानी कि यहां से अगर गाजा से कोई सामने झांके तो उसे समुद्र ही दिखाई देता है। इसीलिए आपके दिमाग में एक बहुत बेसिक सा प्रश्न कभी ना कभी यह जरूर आया होगा कि गाजा को मानवीय सहायता पहुंच क्यों नहीं पा रही, जबकि उसे समुद्र का एक्सेस है। दुनिया भर के लोग वहां तक सहायता पहुंचा क्यों नहीं पा रहे, या फिर गाजा के लोग समुद्र के रास्ते से निकलकर क्यों नहीं जा रहे, जबकि हम बार बार ये सुनते हैं कि या तो ये जॉर्डन जाएंगे या फिर ये इजिप्ट जाएंगे। ऐसा क्यों? तो इसका भी कारण पहले जान लीजिए। क्योंकि गाजा को इजराइल ने समुद्र से भी ब्लॉक किया हुआ है। इजरायली नेवी पूरे टाइम पहरा देती है। 16 साल से गाजा के बाहर के पानी को चारों तरफ से इजराइल की नेवी ने घेर के रखा हुआ है, तो कोई भी जहाज गाजा तक नहीं जा सकता। यानी मैप पर दिखने वाला गाजा एक्सेसिबल नहीं है, अर्थात यहां आप समुद्र के बंदरगाह के रूप में नहीं पहुंच सकते। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इस बात को आप गहराई से समझ पाएंगे। बात कर रहे हैं जिस एक्टिविस्ट की, जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। आप रहने वाली हैं स्वीडन की। अब स्वीडन बिल्कुल सुदूर उत्तर में बैठा हुआ देश, वहां से एक एक्टिविस्ट आती है गाजा के लोगों की मानवीय सहायता करने। अर्थात इजराइल और इनके बीच में जो चल रहा था गाजा के बीच में, जिसके चलते रिपोर्ट्स में आया कि गाजा में लगभग 60,000 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग बेघर हो गए, भोजन को तरस गए, उनकी मदद करने का बीड़ा उठा करके ग्रेटा थनबर्ग निकलती हैं, दुनिया भर के लोगों को मोटिवेट करती हैं कि हमें लेकर इनकी सहायता करने यहां पहुंचना है। अब आपको ये स्थिति क्लियर हो गई है और पहुंचने के लिए जो इन्होंने रास्ता अख्तियार किया वो भूमध्य सागर था। अब इसके पीछे का मैं आपको पटकथा बताता हूं। जब मैंने 16 साल की कहानी बता दी कि 16 साल से ये रास्ता ब्लॉक है, तो आपके दिमाग में पहला प्रश्न यही आ जाएगा कि इसका मतलब ग्रेटा थनबर्ग को यह पता था कि गाजा को वाया वाटर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन वो फिर भी निकल रही थी। हालांकि दुनिया भर के देश ये रास्ता ट्राई करने के बारे में सोच चुके हैं, लेकिन इजराइल यहां पर किसी को नहीं पहुंचने देता। उसका अपना रीजन है, वो कहता है कि नहीं, अभी यहां पर वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, हम नहीं चाहते कि यहां पर आप पहुंचे। वो इस तरह से इसको ब्लॉक करता है। चलिए, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया भूमध्य सागर से यहां पहुंचने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि यह कहानी शुरू कहां से हुई। एक्टिविस्ट जो पर्यावरण पर बोल रही थी, वो पर्यावरण पर बोलते बोलते अक्टूबर 7 की घटना के बदले में जब इजराइल ने कार्रवाई करना शुरू किया, जिस अक्टूबर 7 पर दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आई, इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमास के खात्मे के लिए जो हमले किए, उन हमलों की तस्वीरें दुनिया में बहुत तेजी से प्रकाशित होने लगी। इसी बीच में आप कुछ कर रही थी। 7 अक्टूबर को आतंकी हमला हुआ। ऐसे में इजराइल के अंदर जो हुआ वो दुनिया ने देखा, सबकी प्रतिक्रियाएं रही, लेकिन लोगों को यह समझ में जरूर आ गया था कि इजराइल इसका बदला बहुत बड़ा लेगा। और उसी बदले की राह में उसने जब रिटेलिएटरी एक्शन लिया, गाजा के ऊपर हमला किया, उस समय आप अक्टूबर 13 की यहां पर आप कटिंग देख रहे हैं 2023 की, ये 2023 का ही 7 अक्टूबर था जब हमला हुआ था। उस समय आप पर्यावरण बचाने के लिए एक देश में बैठकर के प्रदर्शन कर रही थी। वो देश था नॉर्वे। आप प्रदर्शन करने दुनिया के किसी भी देश में देखी जा सकती हैं। ऐसे में आप नॉर्वे में दिखाई दी और वहां पर आप पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैला रही थी, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी कि ये क्या चल रहा है। कुछ 8-10 लोग इनके साथ बैठे हुए थे। यानी कि धीरे धीरे इनका जो चार्म था वो मीडिया के अंदर यंगेस्ट होने का वो कटता चला जा रहा था। 2018 में 15 साल की होने के कारण इनको मीडिया अटेंशन बहुत मिला था कि एक बच्ची ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी इसलिए क्योंकि उसे पर्यावरण बचाना है। इसलिए टाइम मैगजीन पर उसे टाइम मतलब पर्सन ऑफ द ईयर लिया गया था। 18 से आज आप 25 में हैं, ये भी बड़ी होकर के आप 22 साल की हो गई हैं। तो ये एक साधारण एक्टिविस्ट की तरह ही अब धीरे धीरे अपने मतलब जीवन चक्र में आगे बढ़ रही थी। लेकिन नाम इतना बड़ा हो गया था कि ग्रेटा थनबर्ग अगर कहीं भी इंटरफेयर कर दें, जैसे इन्होंने भारत के किसानों के मामले में भी इंटरफेयर किया था। बाद में पता चलता है कि एक टूल किट था जिसके थ्रू ये सब हुआ था, वो सब भारत की अपनी प्रतिक्रियाएं थी। लेकिन ये एक्टिविज्म के नाम पर जहां भी मीडिया है, जहां पर भी लोगों के साथ इन्हें लगता है कि ये जुड़ सकती हैं, ये अपना काम रखने पहुंच जाती हैं।
तो साहब ऐसे में इन्हें अचानक पैलेस्टाइन का मामला समझ में आता है कि यहां पर कुछ हो रहा है। शुरुआती समय पर ये अपनी तरफ से प्रदर्शन के दौरान पर्यावरण पर ही फोकस थी, लेकिन जब पैलेस्टाइन का मामला निकलने लगा कि गाजा के ऊपर अब इजरायली हमले होने शुरू हो गए हैं और बड़ी संख्या में पैलेस्टीनी लोग मरने लगे हैं, फिलिस्तीनी मरने लगे हैं, बच्चों की मौत होने लगी है, तो फिर ये इनके साथ सिंपैथाइज की और अपनी तरफ से एक्टिविस्ट की तरह भूमिका में निकलकर आई और आपने 20 अक्टूबर को ट्वीट किया कि भाई हम चाहते हैं कि हम गाजा के साथ खड़े हों, पैलेस्टाइन को फ्री किया जाए, हम क्लाइमेट जस्टिस चाहते हैं, लेकिन हम मतलब एक को तो ये इस तरह से लेकर आया कि देखो ये यहूदी है, लेकिन ये फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, ये फ्री पैलेस्टाइन की मांग करती हैं। मतलब इस हमले में इजराइल के प्रति पहली बार शायद ये उस तरह निकल करके आई कि नहीं मैं इजराइल के खिलाफ हूं, गाजा के समर्थन में हूं, क्योंकि वहां जो हो रहा है वो इजराइल के द्वारा गलत हो रहा है। और इसके पीछे इनका तर्क था कि इजराइल इस्लामोफोबिक है, उसको इस्लाम से नफरत है, इसलिए वो उठा करके इनको मारे चला जा रहा है, फिलिस्तीनियों को मार रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पक्ष में बात करते कहती हैं कि हमास ने जो आतंकी हमला किया मैं उसकी भी निंदा करती हूं, और साथ ही साथ इन्होंने ये बात भी मेंशन की कि जिस तरह से यहूदियों के खिलाफ लोगों के मन में नफरत है मैं उसकी भी निंदा करती हूं, लेकिन फिलहाल मैं गाजा के साथ खड़ी हूं। यानी कि यहां पर मानवीय सहायता होनी चाहिए। ठीक है, एक्टिविज्म में इन्हें सबसे ऊपर मानवता दिखाई दी, इन्होंने उसका पक्ष रखा और इस तरह से फिर इन्होंने अपनी मुहिम को 20 अक्टूबर 2023 से शुरू कर दिया। क्योंकि इन्होंने फ्राइडे के दिन लोगों को मोटिवेट किया था फ्यूचर के लिए, तो इनका एक एनजीओ बन चुका है जिसका नाम फ्राइडे फॉर फ्यूचर है, और इसी के साथ इन्होंने दुनिया भर में फ्राइडे फॉर फ्यूचर के नाम से अपने एनजीओ रजिस्टर करा दिए। उसकी तरफ से लोगों से आह्वान किया जाना शुरू हुआ कि यदि आप चाहते हैं कि गाजा में रिलीफ पहुंचाई जाए, तो इन्होंने बकायदा अपने अकाउंट नंबर, अपनी मेल आईडी सब डिलीवर की और कहा कि गाजा में जो लोग सहायता पहुंचाना चाहते हैं वो इस अकाउंट नंबर में या इस मेल आईडी पर अपनी सहायता भेजें, हम वहां पर पहुंचाएंगे। तो एक तरह से पूरी दुनिया में जब गाजा के ऊपर जो गाज गिर रही थी इजराइल की, उसके प्रति सिंपैथाइज हो रहे थे, उस पूरी सिंपैथी का अट्रैक्शन जो था वो अचानक ये बन गई कि एक यूरोप के अंदर रहने वाली लड़की, जो कि यूरोप, क्योंकि यूरोप को प्रो अमेरिका प्रो इजराइल माना जाता था और ये माना जाता था कि ये लोग इजराइल के हमेशा साथ रहेंगे, उसमें से एक लड़की निकल कर आती है जो कि अचानक इजराइल के खिलाफ बयान दे देती है, और वो सारा की सारा मीडिया अटेंशन की देखो यूरोप में भी ऐसे लोग हैं, हर आदमी ऐसा नहीं है, तो कुछ लोग जो दुनिया भर में, क्योंकि इस समय यूरोप के अंदर बड़ी मात्रा में इलीगल या लीगल तरीके से माइग्रेंट्स पहुंच गए हैं, और उसमें से बड़े सारे माइग्रेंट्स मिडिल ईस्ट से, अफगानिस्तान से, सीरिया से, यहां से गए हुए हैं, तो ये सबके बीच में एक अटेंशन प्राप्त करने में कामयाब हो जाती हैं, पैसा के लिए वो जारी कर देती हैं। धीरे धीरे ये अपने इसी मुद्दे को लेकर के दुनिया भर में यात्राएं करने लगती हैं। फ्री पैलेस्टाइन के नाम पर इनका प्रदर्शन होता है, जिन देशों ने इजराइल की सहायता की, चाहे फिर वो जर्मनी था, ये उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाती हैं। ये काम धीरे धीरे इनका बड़ा होता चला जाता है। अब इस समय बीच बीच में एक्टिविज्म जो पर्यावरण का था, अब वो पैलेस्टाइन के लिए होना शुरू हो गया, इन्हें बढ़िया मेन स्ट्रीम का अटेंशन मिलने लगा, और इन्होंने अपनी तरफ से पैलेस्टाइन के पक्ष में माहौल बनाना, और जहां जहां भी दुनिया भर के अंदर पैलेस्टाइन के लिए प्रदर्शन हो रहे थे वहां पर इन्होंने पहुंचना शुरू किया, अपनी तरफ से इन्होंने अपनी बातें डालना शुरू किया। और एक तरह से इनकी जो बातें थी वो बातें अब क्लाइमेट एक्टिविस्ट से गाजा के लिए निकल कर आ चुकी थी, मानवता के लिए एक्टिविज्म करना शुरू की थी। मानवता के लिए एक्टिविज्म करते करते समय बीतता गया, और बीच में समय निकल कर आता है जब ये कहती हैं कि मैंने जो सहायता अब जुटा ली है दुनिया भर से, इसे लेकर अब मैं गाजा जाऊंगी। ये निकलती हैं यात्रा पर साहब। पहली यात्रा इनकी जून में प्रस्तावित थी, अब इनको समुद्री मार्ग से जाना था, तो ग्रेटा थनबर्ग ने जहाज में यात्रा करना शुरू किया। जून 2025 का टाइम था, माल भर लिया जहाज के अंदर और निकलने ही वाली थी, अचानक पता चलता है कि इनके जहाज को बम से गिरा दिया गया है। बम से गिरा दिया गया, ऐसा इन्होंने अपने एक वीडियो फुटेज में बताया कि हम निकलने ही वाले थे, पता नहीं क्या हुआ, हमारे जहाज को बॉम्ब्ड कर दिया गया, उड़ा दिया गया, और ये नेतन्याहू का ही किया हो सकता है, हम निकलने के लिए तैयार बैठे थे। ये जून 2 की खबर है, जिसमें ये बकायदा अपनी तरफ से बता रही है कि हम तो खाना पीना लेकर सब जा ही रहे थे, यूरोप से निकल रहे थे, लेकिन हमारा जहाज अब बचा नहीं, तो अब हम फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम को स्थगित करते हैं। ठीक है साहब। इन्होंने इस प्रोग्राम में, जो जून के अंदर प्रोग्राम रखा था, उसमें इन्होंने इटली से निकलने का प्लान किया था कि 1 जून को हम निकलेंगे कैटानिला नाम के स्थान से, और फिर हम गाजा पहुंचेंगे। मैं फिर से याद दिला दूं, गाजा 16 साल से समुद्री मार्ग से कटा हुआ है, लेकिन इन्हें उसी रास्ते से जाना था जिसको इजराइल ने ब्लॉक किया हुआ है, कि मुझे गाजा जाना है, इस जगह पर पहुंचना है, और गाजा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, भूमध्य सागर से सेल करते हुए पहुंचना है।
ये निकलने की तैयारी में रहती हैं, फिर निकलती हैं जून को और फिर कहती हैं कि इनको इजरायली फोर्सेस ने रोक लिया, वहां जाने नहीं दिया। ये मेडलिन नाम के जहाज पर निकलती हैं जिसमें कि दुनिया भर के यात्री थे। तो उन यात्रियों में से ये जो है यहां पर निकल के जब जारी होती है तो इन्हें 9 जून को वहां पर इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। बड़ी संख्या में दुनिया भर के एक्टिविस्ट इनके साथ थे। इन्हें रोका जाता है और इन्हें वापस भेज दिया जाता है कि आप अपने घर वापस जाइए। जून की इनकी ये यात्रा, यानी कि पहले ये मई के एंड में जाने की बात कर रही थी, तब नहीं जा पाई क्योंकि इनका जहाज उड़ा दिया गया। जून में निकली तो इजराइल ने इन्हें पानी में रोक करके वापस कहा कि मैडम आप घर जाइए। इनको वापस घर भेज दिया कि देखिए अभी वहां पर स्थितियां ठीक नहीं है। ये जून 10 की आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें ग्रेटा थनबर्ग को इजरायली फोर्सेस के द्वारा डिपोर्ट किया जा रहा है कि आप वापस जाइए। आपने जो यहां पर सामान लाने का प्रयास किया, अभी वहां पर वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, आपका जाना ठीक नहीं है। इनको वहां से भेज दिया। अब फिर इन्होंने दोबारा जाने का प्लान बनाया। अब दोबारा जाने का प्लान अगस्त एंड में शुरू होता है। एक कार्यक्रम रखा जाता है सुमुद फ्लोटिला नाम से। कार्यक्रम नहीं, असल में एक मिशन की तरह से ये काम करने वाली संस्था हो गई सुमुद फ्लोटिला। उसके साथ में ग्रेटा अपना नाम जोड़ देती है कि मैं भी जाऊंगी। तो ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला नाम से, यानी कि रेजिलियंस के लिए एक मिशन तैयार होता है जिसमें लगभग 40 देश की 40 नावों में भर करके माल को गाजा ले जाया जाना होता है। इस बात को इजराइल बार बार यही कह रहा था कि जब पता है पूरी दुनिया को कि यह रास्ता बंद है, तो इस रास्ते से जाने का एकमात्र प्रयोजन यही है कि यहां से ये लोग मीडिया का अटेंशन चाहते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी पहचान चाहते हैं। ये इजराइल का स्टैंड हमेशा से रहा है कि इन लोगों को पता है कि 16 साल से कोई इस रास्ते से नहीं आ सकता। ये केवल मानवीय सहायता, इनको केवल मानवता का ढोंग करना है, लेकिन ये मीडिया में आए रहने के लिए पूरे टाइम इस तरह का बर्ताव कर रही हैं। ठीक है साहब, ये अपना फ्लोटिला लेकर के रवाना होती हैं। लंबा रास्ता था, लंबे रास्ते के अंदर इस तरह से इनके साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट सवार होते हैं। ये वहां पर अपने साथ पत्रकारों को लेकर चलती हैं, पत्रकारों को जानकारी देती हैं कि मैं डर नहीं रही हूं, हमारे ऊपर कुछ ड्रोन से हमले हुए हैं, हमें लगता है कि हमारे ऊपर कुछ केमिकल्स आके गिरे हैं। ये जितनी भी इनकी बातें थी, इजराइल का इन सब पर काउंटर था। इजराइल का कहना था कि हम ड्रोन से कहीं किसी को नहीं छोड़ते, तुम्हारा जहाज कैसे बच सकता है? लेकिन ठीक है, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे ऊपर ड्रोन से हमले कर रहे हैं, केमिकल गिरा रहे हैं, तुम मीडिया अटेंशन के लिए करती रहो। ये अपनी तरफ से इस बात को बोलते हुए एक्टिविस्ट्स को लेकर के निकलती हुई यात्रा करने शुरू करती हैं। लंबा रास्ता है, मेडिटेरेनियन सी में समय बहुत लगता है। ग्रेटा थनबर्ग जब पहुंच रही होती हैं गाजा, तो 2 अक्टूबर को इनके जहाज को रोक लिया जाता है। अच्छा, जब ये जा रही होती हैं तो उस समय का भी इन्होंने तस्वीरें दी और 2 अक्टूबर को इन्होंने, मतलब ये जारी होती है तो उस समय की इन्होंने सारी जानकारी दी। 2 अक्टूबर के दिन इनके जहाज को फिर से गाजा में घुसने से पहले रोक लिया जाता है। लगभग 40 जहाज होते हैं। 40 जहाजों को इजरायली सेना रोक करके और फिर अपने बंदरगाह पर ले आती है और कहती है कि सब लोग वापस घर जाओ, सबको पता चल गया आप लोग आए थे, बहुत अच्छा किया। मतलब आप इस तरह से समझिए कि ये पूरी घटनाक्रम उस समय पर रची जा रही थी जब अमेरिका पीस प्लान में लगा हुआ था। मैं 2 अक्टूबर आपको याद क्यों दिला रहा हूं? आपको याद होगा कि ट्रंप के द्वारा सितंबर 30 के दिन, यदि आप तारीख को देख पा रहे हो, ये रही तारीख, पीस प्लान जारी किया गया था। और ट्रंप का जो पीस प्लान था वो ह्यूमैनिटेरियन एड को इमीडिएटली गाजा में घुसने की परमिशन देने का था। तो ट्रंप ने जब अपनी 20 सूत्रीय मांग में यह बात लिखी थी कि यहां पर मानवीय सहायता को हम जाने देंगे विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट का मतलब तो यही होता है कि भाई जैसे ही आज की आज जाने दो मानवीय सहायता। लेकिन इसमें जो सार निकाला गया वो ये था कि ये इमीडिएट अभी के लिए नहीं है, जैसे ही हमास मानेगा उस समय के लिए है। हमास को टाइम दिया गया था 3 दिन का। हमास के बारे में भी मैंने सेशन किया, मैंने आपको बताया कि हमास पार्शियली माना है, 20 में से 7 मांगे मान लिया, बाकियों के लिए चुप बैठा हुआ है। खैर, ऐसे में से फिलहाल के लिए ये जो इमीडिएट वाली बात थी, इस इमीडिएट को ही ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर के दिन ये गिरफ्तार होती हैं। और गिरफ्तारी इनकी उस समय होती है जब पीस प्लान आ चुका है। तो टेक्निकली ट्रंप की बात को भी शायद इजराइल ने नहीं माना होगा, या इजराइल पहले से ही तैयार था कि देखो हम इस फ्लोटिला को तो नहीं जाने देंगे। हुआ भी यही। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बकायदा बताया कि हमने बहुत सारे सुमुद फ्लोटिला को रोका है और उनके पैसेंजर्स को हम पूरी तरह से इजरायली पोर्ट पर ले जा रहे हैं और वो सभी लोग सेफ और हेल्दी हैं। यहां पर इजरायली डिफेंस की तरफ से, ये इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट आता है। ये जो सुमुद फ्लोटिला है, इसको इजराइल ने कहा कि ये हमास से कनेक्टेड है, ये लोग हमास को सिंपैथाइज करते हैं, हमास की सहायता करने के लिए ये लोग आ रहे हैं। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री ने आए हुए एक्टिविस्ट्स की तस्वीरें खींच करके भी डाली कि देखो ये कितने खुश हैं हमारी कस्टडी में आकर, क्योंकि इन्हें केवल पीआर चाहिए था, केवल विज्ञापन चाहिए था, दुनिया में इनकी चर्चाएं हो, इनका केवल एक्टिविज्म इसी बात से था। क्योंकि बहुत सारा
जो एक्टिविज्म है वो इस बात से भी चलता है कि आपको कितने लोग जानते हैं। जब किसी संस्था को रिकॉग्निशन मिलता है तो डोनेशन बड़ी मात्रा में आती है, और जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओज हैं उसमें डोनेशन का खेल बहुत भारी होता है, क्योंकि एक बार आप रिकॉग्नाइज हो गए तो डोनेशन भर भर के आने लगती है और उससे वो चीज चलने लगती है। ऐसे में इनको, इनके सही उद्देश्य हैं या गलत उद्देश्य हैं, ये तो ये जिस तरह का एग्जीक्यूशन करेंगे वहां से जज किया जाएगा। इजराइल का कहना यह था कि ये सब लोग इसी उद्देश्य से आ रहे थे कि लोग इन्हें जाने, बस इस काम के लिए ये आए, ये हमको प्रवोक कर रहे थे, ये जानबूझकर गाजा को उकसाने का, हमास को उकसाने का काम कर रहे थे, पूरी दुनिया को उकसाने का काम कर रहे थे। इसी बीच में आईडीएफ के द्वारा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा वीडियो जारी किया गया कि इनके जहाज में कोई खास माल नहीं था, लगभग खाली जहाज थे, थोड़ा बहुत सामान लेकर के ये लोग चल रहे थे, माहौल बना रहे थे कि हम मानवीय सहायता लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस पर दुनिया भर की कई तरफ से प्रतिक्रियाएं आई कि साहब बीच रास्ते में ये ट्यूनीशिया रुके थे, वहां तो खूब सारा सामान था। अब देखिए इजराइल वाले भी सब बातें सही बोले, ऐसा संभव हो सकता है या नहीं ये तो आप बताएं। ऐसे में सब तरफ से केवल नैरेटिव वॉर चलता रहा। इजराइल कहता रहा कि देखिए हमने ग्रेटा थनबर्ग को रोका और उनसे कहा कि आपके वापस देश में जाने का, खुद के देश वापस पहुंचने का आपके पास कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आप कस्टडी में ही रखो। अब जब उनने कहा कस्टडी में रखो तो हमने कस्टडी में रख लिया। इस पर ग्रेटा थनबर्ग ने अपनी तरफ से, इनकी एम्बेसी के लोग जब इनसे जेल में मिलने पहुंचे तो उनको बताया कि मेरे बाल खींचे और मुझे ऐसी जेल में रखा जहां पर खटमल था, उस खटमल से मेरे स्किन पर रैशेज हो गए हैं, और ये रैशेज बताइएगा सब लोगों को जाकर के कि क्या हुए। इस बात को इजरायली एम्बेसी के द्वारा उनके जानने वालों को बताया गया कि देखिए ग्रेटा का संदेश है कि इजराइल वालों ने उनके साथ बदसलूकी की है। यह बात जब उनके मिलने वालों तक पहुंची, उन्होंने इस खबर को उठाकर गार्जियन को बताया, अखबार जो है उसने इस खबर को पूरी दुनिया में फैलाया। मतलब इस तरीके से पूरा की पूरा यह सिस्टम जो है पूरी दुनिया में ग्रेटा थनबर्ग के माध्यम से आ गया कि देखो इजराइल ने 16 साल से गाजा का रास्ता बंद कर रखा है, नंबर एक। नंबर दूसरा, इजराइल मानवीय सहायता भेजना ही नहीं चाहता। यह बात को पहुंचाने के लिए ग्रेटा थनबर्ग फाइनली इस गिरफ्तारी से भी कामयाब हो गई। और गिरफ्तारी का असल उद्देश्य, जैसे नेता लोग हमारे देश में गिरफ्तारी इसलिए नहीं देते, उनको जेल में जाने का शौक होता है, वो ये जानते हैं कि गिरफ्तार हुए तो कम से कम मीडिया में आएंगे, मीडिया में आएंगे तो मीडिया से आम जनता जानेगी, और आम जनता जब जानेगी तो उससे उस पूरे माहौल को बल मिलेगा। अक्सर जेल जाने का जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म रहा है उसके पीछे का तर्क यही है कि भाई हम किसी रेप चार्ज में, करप्शन चार्ज में जेल ना जाएं, हम जाएं जनता के लिए संघर्ष करते हुए। तो जनता में ऐसा लगता है कि हमारा नेता कितना अच्छा, बताइए हमारी मांगों के लिए जेल चला गया। आपने कई बार देखा होगा ना, बहुत से राजनेता सड़क पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, नौकरी के लिए। जब ये कर रहे होते हैं तो अचानक पुलिस के द्वारा उनको जेल में भर के ले जाया जा रहा होता है, तो उनका उद्देश्य ये होता है कि भाई कम से कम रिकॉग्नाइज करो, देखो हमने ये संघर्ष किया इन लोगों के लिए। ग्रेटा ने पूरी दुनिया को यह बताने के लिए कि देखो मैं मानवीय सहायता लेकर जा रही थी, लेकिन इन लोगों ने ले जाने नहीं दी, रास्ते में रोक लिया। ठीक है, तो इस बात को लेकर के इन्होंने इजराइल पर आरोप लगाए। इजराइल भी अपनी तरफ से अपनी सफाइयां, तो जैसे उसको डर किसी चीज का है ही नहीं वैसे भी इजराइल को, तो इजराइल ने बता दिया ये फालतू की बातें कर रही हैं, हमने उनको कहा था जाने के लिए कि जाओ, लेकिन ये जाना नहीं चाह रही है। और इन्होंने फिर धीरे धीरे इनके पुराने वीडियोस निकाल के डालना शुरू किए कि ये हमास सपोर्टर है, पैलेस्टाइन सपोर्टर है, और ये केवल एक्टिविज्म की तलाश में दुनिया के अंदर छपने के लिए ये काम करती है। अब छपने की बात में फिर ग्रेटा थनबर्ग के समर्थक उतर आए। उन्होंने कहा कि देखो इजराइल दुनिया का नैरेटिव कैसे कंट्रोल करता है। जब तक उसने इजराइल को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, दुनिया बहुत अच्छा लिखती थी उसके बारे में, लेकिन जैसे ही क्रिटिसाइज करना शुरू किया, दुनिया उसके बारे में खराब लिखना शुरू कर गई। फिर एक वीडियो निकल के बाहर आया जिसमें ये इजराइल को भद्दी गाली देते हुए वीडियो में सुनाई दे रही हैं। जब इस बात को इन्होंने जारी किया तो लोगों में यह आया कि यार ये तो मतलब क्या वाकई में अगेंस्ट इजराइल होकर के उन लोगों के लीडर बने रहना चाहती है जो अपने लिए एक फेस की तलाश में है कि कोई तो हमारे बारे में बात उठाए। तो दोनों तरफ से बात नैरेटिव की है। कुल मिलाकर के जनता दुनिया भर की जितनी भी है वो फिलहाल यही चाहती है कि सीज फायर हो, जो लोग इस समय हॉस्टेज हैं वो बाहर निकल करके आए, मानवीय सहायता के रास्ते खुलें। भारत ने भी जितने भी ये शांति प्रयास हुए हैं इनको सपोर्ट किया है बार बार इसी तरह से कि गाजा का पुनर्निर्माण हो, वहां शांति स्थापित हो, आतंक का खात्मा हो। भारत आतंक से लंबे समय से पीड़ित रहा है, तो भारत हमेशा इस तरह के बयान देता आया है। तो आप है ग्रेटा थनबर्ग, संभवतः आपने इनकी पूरी कहानी सुन ली। इजराइल के गाजा के बारे में जो भी चल रहा है और इजराइल के बारे में जो अपडेट्स चल रहे हैं उस पर हम जल्दी ही आपको डिटेल जानकारी लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी अपनी पाठशाला ऐप पर अवश्य पहुंचे हमारी किताब देखने के लिए, हमारे सेशंस को जो कोर्सेज हैं आप उन्हें भी देख करके पूरी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को फाउंडेशन लेवल पर समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।